बांग्लादेश पाकिस्तान का छोटा भाई बन चुका है। अब ये भारत के लिए एक वेकअप कॉल है कि भारत बांग्लादेश को अपना थर्ड फ्रंट समझे। भारत विरोधी अगर चीज़ें एक हद के बाहर जाएंगी तो हो सकता है भारत को एक्शन भी लेना पड़े, क्योंकि क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या एक्शन लेना चाहिए? मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है। अभी फिर बांग्लादेश ने चावल मांगा है और भारत के व्यापारी कह रहे हैं कि इन्हें चावल ना दो, कि हमें बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं चाहिए, नहीं लेने चाहिए। हम पाकिस्तान के नहीं लेते तो हमें बांग्लादेश का भी नहीं लेना चाहिए। वो शेख हसीना को वापस मांग रहे हैं। क्या सोचते हैं कि शेख हसीना बांग्लादेश के ढाका एयरपोर्ट से बाहर जिंदा निकल पाएंगी? उन्होंने कहा है न दिल्ली न रावलपिंडी, बांग्लादेश फर्स्ट। पिंडी को और दिल्ली को एक साथ न तोलने, बांग्लादेश को दिल्ली के साथ संबंध बनाकर रखने पड़ेंगे। वो बांग्लादेश की मजबूरी है। खालिदा जिया के बेटे जो बांग्लादेश की 2 बार की प्रधानमंत्री है, उनके पुत्र तारिक रहमान 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे हैं। इसका बांग्लादेश, भारत और पूरे साउथ एशिया पर क्या फ़र्क पड़ने वाला, तारिक रहमान की राजनीति क्या है, भारत को लेकर उस क्या सोचते हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए उत्कर्ष सिंह राठौर जो सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, बहुत ही गहराई से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश पूरे खत्ते की राजनीति को समझते हैं, उनसे जानते हैं। सर, 18 साल बाद ये देख कहकर गए थे कि बांग्लादेश नहीं लौटूंगा, लेकिन जिस तरह से वो आए हैं और जिस तरह से समर्थन मिला, क्या है इसका मतलब? देखिए, बांग्लादेश इस वक्त बहुत टर्मोइल से गुजर रहा है। अगर आप देखें अगस्त 2024 के बाद जो घटनाक्रम हुए हैं, तो बांग्लादेश में एक तरीके से कोई कंट्रोल किसी का रहा नहीं और कट्टरपंथी ताकतें, खासकर जमाते इस्लामी वगैरह जो है वो बहुत सर उठा रही, जिसकी वजह से बांग्लादेश के अंदरूनी हालात ख़राब हैं और बांग्लादेश के बाहरी देशों के साथ भी संबंध, खास करके भारत के साथ खराब हुए हैं। और बांग्लादेश इस समय CIA, ISI का अखाड़ा बन चुका है और इसका सीधा प्रभाव भारत की तरफ पड़ रहा है। ऐसे में जबकि इलेक्शंस कोई 1.5 महीना दूर हैं, तारिक रहमान की वापसी का कई कारण निकलते हैं। एक लिए गए सर्वे में बताया गया है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो इलेक्शंस जीत सकती है और इसी को सेंस करके तारिक रहमान वापस आए हैं। जब यूनुस सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने तारिक रहमान के ऊपर लगे सारे केसेस, आपराधिक केसेस वापस ले लिए, तो वो आज एक फ्री सिटीजन है, वो आ सकते हैं। यूनुस के लिए और जमाते इस्लामी के लिए सबसे ज़्यादा जो डरने वाली बात अब सामने आई है कि जिस तरीके से तारिक रहमान का स्वागत बांग्लादेश में हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज तारिक रहमान सोचते हैं कि शायद वो नेक्स्ट प्रधानमंत्री हों और उन्होंने अपना एड्रेस भी दिया कि आई हैव अ प्लान बोला है। और वहाँ पर कहीं ना कहीं तारिक रहमान थोड़ा सा कंसिलेटरी नोट पे भी बात कर रहे हैं। वो हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियंस, बौद्ध, ट्राइबल्स को भी साथ लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में एक इस तरीके की हिंसा चल रही थी जिसमें हिंदू और माइनॉरिटीज़ अपने आप को सुरक्षित नहीं रहे थे, तो वो एक चीज़ बात कर रहे हैं। लेकिन तारिक साथ में ये भी कह रहे हैं, आज वो गए हैं बात करने, 1971 के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने गए और साथ में वो 2024 के शहीदों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले हैं। दोनों को बात साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर एक बड़ा तबका है आज कहता है कि बांग्लादेश को दूसरी आज़ादी 2024 में मिली। बहरहाल जो इलेक्शंस होंगे उसमें एक चीज़ हमारे लिए, भारत के लिए अच्छी है कि हो सकता है कि बांग्लादेश में जमाते इस्लामी सत्ता में ना आ पाए। और इसके पीछे कारण एक और भी है कि शायद अवामी लीग ने भी BNP को समर्थन दे दिया है। हो सकता है इनका अरेंजमेंट हो, क्योंकि अवामी लीग कोई इलेक्शन लड़ने नहीं दे रहे और अवामी लीग जानती है कि अगर वो 1-2 इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो हो सकता है वो एक तरीके से सत्ता के कैनवस में, सत्ता के फील्ड में बाहर हो जाए।
तो हो सकता है कि इंटरनल अरेंजमेंट हो जहां के अवामी लीग के काडर्स बीएनपी को सपोर्ट करें आने वाले इलेक्शन में और जमाते इस्लामी को रोकें, तो ये भी हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश के अंदर लोगों को पता है, वहाँ के हुक्मरानों को भी पता है कि आप बांग्लादेश में कुछ भी कर लें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भारत के बगैर नहीं हो सकती, वो डिपेंडेंसी हमेशा रहेगी। अभी फिर बांग्लादेश ने चावल मांगा है और भारत के व्यापारी कह रहे हैं कि इन्हें चावल ना दो, ठीक है। तो बांग्लादेश की कुछ डिपेंडेंसी भारत के साथ रहेंगी, वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जो कि वो बदल नहीं सकते। लेकिन जिस तरह से विरोध चल रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, देश में गुस्सा है बहुत ज़्यादा। बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी शिफ्ट आई है और ख़ास करके वो कम्युनल एंगल से आई है, इस्लामिक एंगल से आई है और कट्टरपंथी एंगल से आई है, जहां वो चाहते हैं कि ख़ास करके हिंदू और बाकी माइनॉरिटीज़ बांग्लादेश छोड़कर चली जाए और एक तरीके की एथनिक क्लिनजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जमाते इस्लामी का एजेंडा है। इसलिए हमारे हित में है कि बीएनपी या अवामी लीग वहाँ सत्ता में वापसी करे। बाकी मतभेद भारत और बांग्लादेश के बीच बैठ के सुलझाए जा सकते हैं। हम एक जमाते इस्लामी बीएनपी को भी सपोर्ट कर सकती है। इसका कई लोग कह रहे हैं कि बीएनपी के आने से जमाते इस्लामी का इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बीएनपी और जमाते इस्लामी ने मिलकर सरकार बनाई है बांग्लादेश में। तो वो स्थिति फिर बन सकती है। वो स्थिति नहीं बनेगी। वो स्थिति अगर जमाते इस्लामी सत्ता में नहीं आ पाई, सीटें नहीं आई, तो ये ज़रूर वो कहेंगे कि हम साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। और वो तरीके की स्थिति को रोकने के लिए अवामी लीग को बीएनपी के साथ आना चाहिए, ताकि उन्हें एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाए या वर्किंग मेजॉरिटी मिल जाए, ताकि उन्हें जमाते इस्लामी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। शेख हसीना की पार्टी को चुनाव लड़ने से ही मतलब रोक लगा दी है। बीएनपी में तारिक रहमान ने कहा है कि अवामी लीग को भी इलेक्शन में परमिट किया जाना चाहिए। ये मांग की है उन्होंने। ये मांग इन्होंने कहा है। तो ये मुझे लगता है कि बैकडोर कुछ न कुछ हुआ है, जिसमें ऐसा कुछ अरेंजमेंट है कि अवामी लीग का समर्थन बीएनपी को प्राप्त होगा। उनकी माँ लाइफ सपोर्ट सिस्टम में ढाका के अस्पताल में भर्ती हैं। एक सिंपैथी वेव उनकी तरफ चल रही है। एक सर्वे के मुताबिक ये है कि बीएनपी आ सकती है और उन्होंने ये मौका देखा और उन्होंने एंट्री की और सिद्ध भी कर दिया कि जनमत और जनता की भावनाएं बीएनपी की तरफ हैं, क्योंकि 1.5 साल के यूनुस सरकार के और जमाते इस्लामी के कुशासन में बांग्लादेशियों को भी समझ में आ गया है कि ये ज़्यादा दिन चल नहीं सकता, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से गिर गई। एंटी इंडिया राग अलाप के आप महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर चल सकते हो, लेकिन उससे पेट तो नहीं भरेगा। चावल लेने के लिए आपको भारत के पास आना पड़ता है, तो वो चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। लेकिन भारत की अपनी ही चिंताएं हैं बांग्लादेश के प्रति कि जिस तरीके से यूनुस की सरकार, जमाते इस्लामी ने आईएसआई को खुला निमंत्रण दे करके पांव पसारने का पूरा मौका दिया है और बांग्लादेश का टोटल नक्शा उन्होंने बदल के रख दिया है। हेट इंडिया पर बांग्लादेश आज चल रहा है। तो ये सब यूनुस सरकार में आईएसआई और सीआईए को खुली छूट मिली है पूरी। सीआईए का काम ये है कि शेख हसीना जिस तरीके से टॉपल हुई, उसमें कोई छोटी एजेंसी का काम नहीं था। उसमें कहा जाता है सीआईए का काम था और सीआईए के अपने एजेंडा हैं। सीआईए वहाँ से बर्मा की तरफ, म्यांमार की तरफ काम करना चाहती है, वो उसका एजेंडा है। लेकिन जो सबसे बड़ा फ़ायदा माइलेज मिला है बांग्लादेश में इन 1.5 सालों में, वो पाकिस्तान की आईएसआई को मिला है। आपने देखा जाने कितने दौरे हुए, और पाकिस्तान की आईएसआई जमाते इस्लामी पुराना गठजोड़ है, 1971 के बाद था, 1971 के पहले भी था, वो उन्होंने रिवाइव किया है। और आज बांग्लादेश के अंदर एक बड़ी पकड़ है। तारिक रहमान के लिए रास्ता इतना आसान भी नहीं होगा।
अच्छा, चुनाव में ये तो जो इनकलाब मंच है या जमात इस्लामी है, ये भी एक नई, जिसको नए शहीद बता रहे हैं, तो ये भी तो अपने आप को तुर्रम खां समझ रहे हैं। ये लग रहा है कि इनको सपोर्ट है। हादी की मौत के बाद जिस तरह से वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, तो ये नई पार्टी को क्या लग रहा है वहाँ पर है जमीन? ये जितने स्टूडेंट लीडर्स की पार्टीज बनी, नेशनल सिटीजन पार्टी या इनकलाब मंच, ये अभी टेस्ट नहीं हुई हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नए हैं, इनका कोई अभी तक टेस्टिंग नहीं हुआ है। अब ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं वो बाद की बात है। हादी तो एक एक्सीडेंटल शहीद बन गया कि अब उसको पार्लियामेंट के सिमेट्री में दफनाया जाना, काजी नजरुल इस्लाम के बगल में दफनाया जाना, ये सब एक्सीडेंट है, ये ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो है, जब ये इलेक्शन होगा तब पता चलेगा कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आपकी कितनी पैठ है और कितनी पहुंच है। अब आती है बात कि वो क्या चूज़ करते हैं, क्या अपनी माँ की तरह या जमात इस्लामी के तर्ज पर भारत विरोध को वो अपना प्लैंक बनाते हैं, भारत विरोध को अपनी पॉलिसी बनाते हैं, अलग है। या वो एक नई पॉलिसी ले करके एक मॉडरेशन लेते हैं जिसमें अल्पसंख्यक भी सुरक्षित है, भारत के साथ वो चलना चाहते हैं और बांग्लादेश को फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का अड्डा बनने से रोकना चाहते हैं। जमात इस्लामी 1.5 साल से उन्होंने बूथ लेवल तक कंसोलिडेट कर लिया है। किस तरीके से लोग निकलेंगे इलेक्शन में, वोट डालेंगे, क्या होगा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें जमात इस्लामी पर, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो बांग्लादेश का, चाहे सबसे छोटा बूथ लेवल पोलिंग ऑफिसर हो, जमात इस्लामी ने उसको कंट्रोल कर लिया है। पहले तारिक रहमान, उनकी बीएनपी पार्टी इस चक्रव्यूह को भेद पाएगी, तभी अगली बात। तो इतना आसान नहीं है रास्ता? बिल्कुल इतना आसान नहीं होगा, बिल्कुल आसान नहीं होगा। भारत को क्या ध्यान रखना होगा? भारत गवर्नमेंट एजेंसी को क्या ध्यान रखना पड़ेगा? भारत को सिर्फ वॉच कर सकते हैं। भारत विरोधी अगर चीज़ें एक हद के बाहर जाएंगी तो हो सकता है भारत को एक्शन भी लेना पड़े। क्योंकि क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या एक्शन लेना चाहिए? मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल। हमने ट्रेड एम्बार्गो किया उनके ऊपर बाकी एम्बार्गो किए। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ झुकता है, अगर बांग्लादेश भारत विरोधी दुष्प्रचार करता है, अगर बांग्लादेश वो सारी हरकतें करता है जिसको भारत को एक तरीके से वो भारत का एक ईस्टर्न फ्रंट खोलने की कोशिश करता है, पाकिस्तान का ईस्टर्न के समर्थित, अगर वो सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश हो सकता है एक डिफेंस पैक्ट भी करें, तो ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो भारत भी एक तरीके से अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है कि बांग्लादेश के खिलाफ वो क्या कर सकता है, मिलिट्री एक्शन भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। बांग्लादेश पाकिस्तान का छोटा भाई बन चुका है। अब ये भारत के लिए एक वेकअप कॉल है कि भारत बांग्लादेश को अपना थर्ड फ्रंट समझे। अब वो चीज़ें नहीं रहीं, बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। अगर तारिक आएंगे तो इसको अंडू करने में भी उनको मेरे ख्याल से कई साल लगेंगे, क्योंकि भारत विरोधी लॉबी बांग्लादेश में हमेशा रही है और आज वो ज़्यादा मुखर हो गई है, उग्र हो गई है, बड़ी हो गई है। जो खालिदा जिया तो भारत विरोधी रही है ना सर, जिसके पुत्र हैं ये, उनकी राजनीति तो भारत विरोध भी चली है। भारत विरोध रहा है, हमेशा रहा है। आम बांग्लादेशी के अंदर भारत के प्रति ज़्यादा प्रेम नहीं रहा है। अगर देखें, हमेशा बिग ब्रदर एटीट्यूड, कंपटीशन का, ईर्ष्या का, चाहे वो आप क्रिकेट मैच देख लें उसमें भी आता है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? उनको आज़ादी दिलाई, उनके लिए मरे हम, पाकिस्तान ने उनकी माँ बहनों को जब ये जेनेटिक्स है, वो उनके क्रोमोसोम में है। भारत का विरोध, भारत का खून मीठा है। जो हाथ उन्हें खाना खिलाता उसी हाथ को काटते हैं। अनफॉर्चुनेटली भारत के साथ हर जगह होता है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। और ये भारत विरोध इनहेरेंट है बांग्लादेशी जेनेटिक्स में। ये मैं गलत नहीं कह रहा हूँ कि पूरा आप 3 करोड़ 4 करोड़ भारत में भरे हुए हैं। उसके बाद भी शेख हसीना के मिनिस्टर्स कहते थे कि भारत की जीडीपी से अच्छी बांग्लादेश की जीडीपी है। हमारे कोई बांग्लादेशी भारत नहीं जाता, भारतीय आते हैं बांग्लादेश में।
बहरहाल वो सारी चीज़ें अलग है। एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने पर भारत में विरोध हो रहा है, कह रहे कि 9 करोड़ से ज़्यादा है, उसको क्यों खरीदा गया जब वो इतना विरोध करते हैं। केकेआर जो शाहरुख खान की टीम है उसने खरीदा है 9 करोड़ को। केकेआर में पहले भी बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं, लेकिन आज के हालात को मद्देनज़र रखते हुए शायद ये हमारा विरोध सही है कि हमें बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं चाहिए, नहीं लेने चाहिए। हम पाकिस्तान के नहीं लेते तो हमें बांग्लादेश का भी नहीं लेना चाहिए। हर वो देश हो या व्यक्ति हो जो भारत का विरोध करता है, हम उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं। क्या ही अच्छा होता है कलकत्ता नाइट राइडर्स इस खिलाड़ी को ना लेते, रिजेक्ट कर देना चाहिए, ड्रॉप कर देना बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। बिल्कुल, हम ऐसे क्यों सपोर्ट करें। आखिरकार वो 9 करोड़ बांग्लादेश की इकॉनमी में जाएगा ना, फिर क्यों ले। शेख हसीना यहाँ पर है, कई लोग विरोध कर रहे हैं कि शेख हसीना की वजह से कई रिश्ते खराब हुए हैं। जिस तरीके के हालात आप बांग्लादेश में देख रहे हैं और उसमें वो शेख हसीना को वापस मांग रहे हैं, क्या सोचते हैं कि शेख हसीना बांग्लादेश के ढाका एयरपोर्ट से बाहर जिंदा निकल पाएंगी। खतरा है उनको। बिल्कुल, तो शेख हसीना को हमने शरण दी है और हमारे यहाँ अगर हमने किसी को शरण दी है तो चाहे जितना भी उसका विरोध हमें झेलना पड़े, हम उतनी जल्दी पीछे नहीं हटते, हमारी संस्कृति में है। तारिक भी इसी तरह से गए थे, हो सकता है कि अगले एक दशक बाद फिर से शेख हसीना का वही दिन आ जाए जैसे पहले रहे। हो सकता है। शेख हसीना के भी बेटे हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो भी रिटर्न कर सकते हैं। हो सकता है। अच्छा, ये जो हिंदुओं के खिलाफ विरोध क्यों इतना, हिंदुओं को जलाया जा रहा, मारा जा रहा, मोहम्मद के नाम को लेकर कहा जा रहा, क्यों, जबकि निकलता कुछ नहीं है। एक जो एक नफ़रत फैलाई जा रही है कि वो चाहते हैं कि हम इसे एक इस्लामिक राष्ट्र पूरा बना दें और हिंदुओं को यहाँ से निकाल दें। और उसके पीछे आप देखिए कि बांग्लादेश में सारे इस्लामिक मुल्कों में सबसे ज़्यादा हिंदू बांग्लादेश में रहते हैं। कभी 26% थे, आज कोई 6% बचे हैं। 26 से 6 आ गए। जी हाँ, अब ये इनको निकालना चाहते हैं। इस्लामिक फोर्सेस जो हैं उसको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानेंगे कि हमने हिंदुओं को निकाल दिया। और ये हिंदू निकाले जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हिंदू आएंगे भारत में और कहीं नहीं जा सकते। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती जिसके बारे में आप कह रहे थे भारत क्या करेगा, तो 1971 में क्या हुआ था जब 1.5 करोड़ हिंदू आए थे, बांग्लादेश वार हुआ था। हो सकता है मिलिट्री इंटरवेंशन के लिए एक सही मौका बन जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं अंदर में। यानी अगर बांग्लादेश से हिंदू निकाले जाते तो बांग्लादेश में ही अलग हिंदू के लिए बनाना चाहिए। हो सकता है, ये सारी चीज़ें भविष्य के पर्दे में छिपी हुई है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश बहुत बड़ी भूल करेगा, टूट जाएगा। हो सकता है। तारिक रहमान का आना आज की सिचुएशन में ठीक है, यूनुस के मुकाबले ज़्यादा बेहतर रहेगा। यूनुस के मुताबिक, यूनुस तो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं। एक बांग्लादेश को एक प्रधानमंत्री चाहिए। अब तारिक रहमान किस तरीके से परफॉर्म करते हैं वो देखने वाली बात होगी। पहली चीज़ है सुरक्षा। पहले वो बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा की बात करें, लोगों को सुरक्षा दें, लोगों को यकीन दिलाएं, और फिर बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से उनकी इकॉनमी गिरी है वो देखें, भारत के साथ संबंध अच्छे करें। उन्होंने कहा है न दिल्ली न रावलपिंडी, बांग्लादेश फर्स्ट। वो तो चलिए उन्होंने कह दिया, पिंडी को और दिल्ली को एक साथ ना तोलने, बांग्लादेश को दिल्ली के साथ संबंध बनाकर रखने पड़ेंगे। वो बांग्लादेश की मजबूरी है। चावल चाहिए तो सब कुछ यहीं से चाहिए, पाकिस्तान से थोड़ा ही आ रहा है। पाकिस्तान के साथ भारत को तोलने की गलती ना करें। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के संबंध स्पेशल हैं और हमेशा स्पेशल रहेंगे। अच्छा सर, यूसुफ फेल क्यों हुआ? नोबेल प्राइज विनर फेल क्यों हुआ? इसके पीछे क्या कट्टरपंथ क्यों बढ़ा वहाँ पर उसके? यूनुस ने पहले दिन से सत्ता की बागडोर कट्टरपंथियों के हाथ में सौंप दी। यूनुस की कार्यकाल में जमाते इस्लामी ने अपना पूरा ग्राउंड वर्क किया, बांग्लादेश के हर तंत्र को अपने कब्जे में लिया। उसी तरीके से कट्टरपंथियों ने स्टूडेंट लीडर्स को भी एक्सप्लॉइट किया। जब स्टूडेंट लीडर्स उनकी बात नहीं मानने लगे
तो हादी जैसा हश्र हुआ। यानी चेहरा यूनुस था, जमात इस्लामी। बिल्कुल यही हुआ था।